लहरों को बन जाने दो तूफान, किश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, आपकी ज्ञान की धारा अविरल बहती रही, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आज हम कर रहे हैं क्षेत्रफल का भाग 3। अगला सवाल हम लेते हैं। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस पथ पर 250 रुपये प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर आप रास्ते वाला क्वेश्चन है तो उसमें अच्छा रहेगा कि डायग्राम बना लें। तो ये 100 मीटर भुजा हो गई और इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये रास्ता है, रास्ता यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये टोटल कितना हो गया 110 मीटर। ऐसे ये भी कितना हो गया 110 मीटर। अब मेरा जो बाहर का वर्ग है उसकी भुजा 110 और अंदर का जो वर्ग है उसकी भुजा 100। ये बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं अगर छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो अपने को रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाला वर्ग 110 गुणा 110 माइनस अंदर वाला वर्ग 100 गुणा 100, इसका क्षेत्रफल 11 11 121 00 माइनस 2100 वर्ग मीटर। और खर्चा कितना आ जाएगा व्यय, क्योंकि 10 एरिया कितना है 2100, 10 वर्ग मीटर पर आता है 250 का, 10 नीचे और 250 अपना खर्चा ऊपर। 0 से 0 कट जाएगा, मैं गुणा कर लेता हूँ। 0 0 25 एकम 25 हासिल 2 25 दूनी 50 और 2 52,500 रुपये का व्यय आएगा इसमें। अगला सवाल लेते हैं कि 90 मीटर गुणा 60 मीटर के एक मैदान के में एक दूसरे के लंबवत 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों रास्तों पर टाइलिंग का खर्च ज्ञात करो। रास्ता बनाने के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 90 मीटर गुणा 60 मीटर और बीचों बीच 2 लंबवत रास्ते हैं। और इस रास्ते का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले केस में मैं इस पूरे रास्ते इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई 90 गुणा रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये 3 है, गुणा 3 बराबर 270 मीटर स्क्वायर। दूसरा वाला जो रास्ता है ये 60 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 60 गुणा 3 6 18 180 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब मैंने यहाँ काउंट किया तब भी इस एरिया को कैलकुलेट किया था और जब इधर से मैंने इसका एरिया निकाला तो इसको भी कैलकुलेट किया था, तो ये 2 बार कैलकुलेट हो गया, तो इसको हमें एक बार निकालना होगा। इसलिए जो बीच का जो वर्ग बन गया, बीच के वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 गुणा 3 बराबर 9 मीटर स्क्वायर। तो अपना जो एरिया का इसका जो रास्ते हैं उनका अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 270 प्लस 180 माइनस 9, 0 8 7 15 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 9 बराबर 441 मीटर स्क्वायर। और खर्चा कितना आ रहा है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो व्यय कितना हो जाएगा। अब जब अपना एरिया आ गया तो उसको एक वर्ग मीटर में जितना आ रहा है उसे गुणा कर दो। 50 0 5 एकम 5 5 चौक 20 हासिल 2 5 चौक 20 और 2 22 रुपये। अगला सवाल लेते हैं और ये बोला कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरह के सवाल देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम केस में आपकी 2 ही आकृतियाँ होती हैं। एक आकृति होती है आपकी समकोण त्रिभुज की, जो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है। देखो ये देखा है, इस पर ये 90 डिग्री है, तो ये और ये भी 90 डिग्री है, तो ये अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। ये 2 समानांतर भुजाएं हैं। 2 जब समानांतर भुजाएं आने के बाद अपना समलंब चतुर्भुज बन जाता है। यहाँ पर भी समलंब चतुर्भुज और यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज। तो
इस तरह की आकृति में आप जो ये अलग अलग क्षेत्र बन रहे हैं ना, इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाला करो। जैसे मैं इसको दे देता हूँ, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5 और इसका नाम 6। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहीं से शुरू कर देता हूँ और निकालता हूँ त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल। और चूंकि हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर लंबी रहती है तो 1/2 आधार गुणा लंब। तो अगर इसको मैं आधार मान लूँ तो ये दे रखा है इसने, ये 0 से स्टार्ट करके 100 सेंटीमीटर तक और ये 70 सेंटीमीटर है। तो 1/2 गुणा 70 गुणा लंब कितना है 30, 2 से ये 15 कट गया, 0 और 15 सत्ती 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, और ये कितना आ जाएगा अपना। अब ये 70 से 100 के बीच में 1/2, 70 100 के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ये 30 होगी। 100 - 70 30 गुणा 30, 2 एकम 2, 15 दूनी 30 और 15 × 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो तीसरी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल। और ये कितना आ गया 1/2। अब ये 90 है, 90 से 100 कितना बच गया 10, और ये इधर कितना है ये 40 सेंटीमीटर गुणा 40, 2 5 5 24 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हम मैं एक त्रिभुज और बच गया, उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। और अपना त्रिभुज बच गया है ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज 6 का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 गुणा ऊंचाई 35, 5 5 5 25 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास 2 समलंब चतुर्भुज बच गए। और देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये मेरी समानांतर भुजाएं आ गई। और ये जब 90 डिग्री यहाँ पर कोण बन गया तो ये इनके बीच की दूरी आ गई। तो समलंब चतुर्भुज 4, समलंब चतुर्भुज 4 का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये कितना आ गया 1/2। समांतर भुजा कौन सी है, ये 40 और ये 25, तो 40 + 25 ये योग हो गया, गुणा उनके बीच की दूरी, ये 50 है ये 90 है, तो बीच की दूरी कितनी होगी 90 - 50 40। 1/2 से कटेंगे तो ये 20 आ गया, और 40 और 20 65 गुणा 20 बराबर 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो मेरा एक और समलंब चतुर्भुज बच गया 5वां, इसका क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ। समलंब चतुर्भुज 5 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाएं का योग 25 + 35 गुणा इनके बीच की दूरी। इनकी बीच की दूरी कितनी है, ये 10 है और ये 50 है, तो बीच की दूरी बच गई 50 - 10 40 गुणा 40। 2 से ये कट गया 20, 35 और +5 5 10, 3 2 5 और 1 6 गुणा 20 बराबर 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना बच गया, अब सबको हम जोड़ देते हैं। कुल क्षेत्रफल 6 क्षेत्र थे, 1050 पहले का, दूसरे का 450, तीसरे का 200, चौथे का 175, पांचवें का 1300 और छठे का 1200। इन सबको जोड़ देते हैं तो ये 5 5 5 10 और 7 17, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हासिल 1 1 और 1 2 3 और 4 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं ये
यूजुअली टाइम टेकिंग होती हैं। अगर आपके पास समय है एग्ज़ाम में तभी इस तरह के सवालों को आप हल करें और इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट लें और फिर देखें कि भाई ये उसमें या तो त्रिभुज बन रहा होगा या समलंब चतुर्भुज बन रहा होगा और इन दोनों का फार्मूला लगा के आप आराम से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकिरण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। तो अपने को फार्मूला पता होना चाहिए इसका कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकिरण गुणा दूसरा विकिरण। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है। तो 240 बराबर 1/2 पहला विकिरण 60 गुणा दूसरा विकिरण 16 है, 16 गुणा D2 निकालना है अपने को। तो 2 8 16 ये कट जाएगा और D2 बराबर 240/8, 8 3 40, 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो 4 सेंटीमीटर भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। इस तरह के सवालों में मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पहले हम इसका एक क्षेत्रफल निकाल देते हैं जो दिए हुए आंकड़े हैं और फिर क्षेत्रफल का दूसरा तरीका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के और जो दूसरी चीज ज्ञात करने के लिए बोला गया है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले अब मैं भुजाएं दे रखी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b², जहाँ a जो है वो समान भुजा है, जो दो भुजाएं समान है ना उसमें a ये है। तो इस सवाल में a कितना हो गया, दो समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो a जो है वो तो 5 सेंटीमीटर है और b जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं b 4/4 √4 गुणा a² 5² - b 4 गुणा 4²। 4 गुणा 4 ये तो कट गया, अंदर 4 गुणा 5² 25 - 4 चौक 16, √25 चौक 100 - 16 बराबर √84। √84 जो है वो अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाली भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। मानो कि ये मेरी त्रिभुज थी और उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है और अगर मैं इसको आधार लेता हूँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 184 तो निकला हुआ है, इज इक्वल टू 1/2 आधार हमने 4 ले लिया गुणा ऊंचाई इसकी कितनी हो गई वो निकालनी है अपने को, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ऊंचाई बराबर √84/2। इसमें 2 अगर मैं बाहर लूँ 21 चौक 84, तो 2 गुणा √21/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये √21 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करना है। 16 त्रिभुजाकार टाइल है मतलब, और उनकी सभी की भुजा 9, 28 और 35 है। इसका मतलब अगर मैं एक जो टाइल है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ तो गुणा 100 करके गुणा 16 करके 16 टाइलों का निकाल लूँगा और उसके बाद इसका पॉलिश करने का खर्च जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर का 50 पैसे है, तो 50 पैसे से गुणा करके अपना व्यय निकाल लेंगे। तो ये चूँकि सारी अलग अलग दे रखी हैं 9, 28 और 35, तो इस केस में मैं हेरोन का फॉर्मूला लगाता हूँ और हेरोन का फॉर्मूला अपना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C। तो पहले S निकालते हैं, S होता है A + B + C/2।
9 + 28 + 35/2, ये 8 और 5 13, 13 और 9 22, हासिल 2, 3 और 2 5 और 2 7/2 बराबर 36। ये मेरा अर्ध परिमाप आ गया। अब इसको मैं हेरोन के फॉर्मूला में लगाता हूँ, तो मेरा जो एरिया है त्रिभुज का वो आ जाएगा √S की जगह 36, 36 माइनस A, एक भुजा 9, दूसरी भुजा S-B 28, 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 35 बराबर √36, 36 माइनस 9 27, 36 माइनस 28 8 और 36 माइनस 35 1। ये मेरा आ गया √ तो अगर मैं इसको जितने पूर्ण वर्ग है इनको लिख लेता हूँ, 36 गुणा 9 गुणा 3, 9 की पूर्ण वर्ग है गुणा 4 गुणा 2। इसको बाहर निकालूंगा, 36 का वर्गमूल 6, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, √3 गुणा 2 6। तो ये मेरा आ गया 3 दूनी 6 छंगा 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 टाइल से 16 जो त्रिभुज बने का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणा 36 √6। और खर्च कितना आ जाएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 50 पैसे या 0.5 रुपीज़। तो 16 गुणा 36 गुणा √6 गुणा 0.5 रुपये। और जब मैं 0.5 को 16 से करूँगा तो 8 आ जाएगा, और 8 ये गुणा कर लेते हैं, 8 संग 48 हासिल 4, 8 ने 24, 24 और 4 28 √6 रुपये। अब हमने जिस पे जो विभिन्न प्रकार के सवाल बन सकते थे वो सारे सवाल देख लिए हैं। और अब जो है पिछले पटवार परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हल करते हैं। एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई A तथा B है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बहुत ही आसान सवाल पूछा है। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ये A और ये B और ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हमने पहले ही देखा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा उसकी ऊंचाई। तो 1/2 AB जो है ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार चतुर्भुज ABCD में BC बराबर 6। अब चतुर्भुज है लेकिन वो आयताकार है, तो हम आयत बनाते हैं और आप बना लो ABCD में क्या कह रहा है कि BC जो है BC ये B है और AC ये वाला जो है ये C है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक चीज़ तो ये है यहाँ पर ये B कि जब आयत का जो विकिरण होता है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अर्थात अगर मेरे को इस क्षेत्र का एरिया पता चल जाता है तो इसका डबल करने से मेरे को कंप्लीट आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का विकिरण आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर ये B है, ये C है। अगर मेरे को ये पता हो जाए, क्योंकि आयत में यह कोण 90 डिग्री होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा लंब होता है। तो अगर मेरे को AB पता हो जाए तो मेरे को ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पहले मैं AB निकालूंगा ये। और पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। विकर्ण क्या है यहाँ पर? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? BC का स्क्वायर।
और ए सी अपने को दे रखा है, कितना है, सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है, बी दे रखा है, बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने को तो ए बी चाहिए तो अंडर रूट कर देंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और अपने को चाहिए पूरा आयत का, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये इसका दोगुना हो जाएगा इस त्रिभुज से, 2 गुणा 1/2 गुणा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा बी, 2 से 2 कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार चतुर्भुज के टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वह 2 वर्गाकार चतुर्भुजों में विभाजित होता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा ए है तो आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये सवाल भी जो है ये पाइथागोरस प्रमेय का ही सवाल इसने पूछा है। क्या कहे कि एक आयताकार चतुर्भुज है और इसको जब काटा बीच से तो इसके 2 वर्ग बन गए और एक जो वर्ग है उसकी भुजा ए है। इसका मतलब ये ए, ये यहाँ से यहाँ तक ए, ये भी यहाँ से यहाँ तक ए और ये भी ए, तभी तो वर्ग बनेगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक भी ए, ये ए, 2 वर्ग बन गए ना इसमें। तो ये मेरा जो आयत था, इस आयत की जो चौड़ाई है वो तो ए हो गई और लंबाई ए प्लस ए 2a हो गई। ये 2a हो गया, ये a हो गया। तो अब कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए मेरे को लंब पता है, आधार पता है और विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, हम सीधा सीधा जानते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को बहुत अच्छे से कर लेना, इसके ऊपर से निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। और विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार 2a का स्क्वायर प्लस लंब a स्क्वायर, 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a और 1a 5a स्क्वायर। इसलिए विकर्ण कितना आ गया, इसको हम वर्गमूल कर देंगे और विकर्ण बराबर अंडर रूट 5a। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक धावक एक गोलाकार मैदान की 10 चक्कर लगाकर 4.40 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। ऐसा मैदान है और इसके 10 चक्कर लगाने से ये दूरी तय होती है। तो एक चक्कर लगाने से कितनी दूरी तय होगी, 10 चक्करों में दूरी बराबर 4.40 किलोमीटर। इसलिए एक चक्कर में दूरी एक नियम बटे 10, 4.40 बटे 10 किलोमीटर बराबर 0.440 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 440 गुणा 1000 मीटर बराबर 440 मीटर। मतलब एक चक्कर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मेरा 440 मीटर का है। क्षेत्रफल पूछा है और हमें पता है कि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें आर चाहिए, उसके लिए आर त्रिज्या चाहिए। और हमें ये भी पता है कि जो उसकी परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो परिधि बराबर 2 पाई आर है और परिधि दे रखी 440 मीटर। तो परिधि 440 बराबर 2 पाई की जगह 22/7 गुणा आर। तो अब आर कितना हो जाएगा अपना, आर बराबर 440 गुणा 7/2 गुणा 22। 2 गुणा 22 44 हो गया। 44 को यहाँ से काटेंगे तो 10 हो गया और ये 70 मीटर। अब तो क्षेत्रफल आ ही जाएगा। क्षेत्रफल
बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और आर स्क्वायर 70 गुणा 70, 7 10, 22 गुणा 700 बराबर 0 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15,400 वर्ग मीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात है। देखिए इस तरह के सवालों में क्या है ना कि आप उसका डायग्राम बनाते चलो साथ साथ, जो सवाल बोल रहा है उसी हिसाब से आप डायग्राम बनाओ तो आपको कोई ना कोई आइडिया क्लिक करेगा कि ये सवाल होगा कैसे। एक वर्गाकार आकृति है तो एक वर्ग बना लीजिए। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर अधिकतम त्रिज्या का वृत्त, ये इसका केंद्र रहेगा और अधिकतम त्रिज्या मतलब जो इसके जो भुजाएं हैं इसको टच करता हुआ अपने को एक वृत्त बनाना है। ठीक है, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है। तो वर्ग जो है इसको मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा साइड है ये ए है। अगर ये ए है तो अपने को देखो ये भी पूरा ए होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वृत्त की वो आधी हो जाएगी इसकी a/2। अब मैं वर्ग की परिधि पहले निकाल लेता हूं। वर्ग की परिधि कितनी होगी, वर्ग की परिधि 4a, a 4a और इसके साथ में अब जो मैं अंदर जो वृत्त बनाए उसकी परिधि निकाल लेता हूं। वृत्त की परिधि बराबर 2πr और 2 इंटू पाई आर कितना है a/2, 2 से 2 कट गया तो ये मेरा आ गया पाई ए। अब पूछा क्या है कि वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात। वर्ग की परिधि कितनी है 4a और ये कितनी है पाई ए, इससे ए कट गया तो मेरा अभिष्ट अनुपात क्या हो गया 4:पाई। अगला सवाल देखते हैं और ये सवाल है कि दी गई आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक अर्धवृत्त खींचा है जिसमें tan थीटा 2/3 है और अर्धवृत्त का व्यास 2a है। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना वो इस बार की परीक्षा में नहीं आना चाहिए क्योंकि इस बार ट्रिग्नोमेट्री को शामिल नहीं किया है तो ये tan थीटा की जो वैल्यू है ये इसमें शामिल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि ये सवाल पिछली बार आया था और इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो इस सवाल को मैंने शामिल किया है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये जो कोण है ये दोनों थीटा थीटा है, मतलब ये कोण को भी आधे भाग में बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो अगर ये टोटल 2a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। अब मेरा दिया हुआ है यहाँ पर जिसमें tan थीटा बराबर 2/3 और क्योंकि tan थीटा आप जानते होंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर 2/3। लंब यहाँ पर थीटा के सामने वाले कोण को लंब बोलते हैं तो लंब यहाँ पर a है बटे आधार बराबर 2/3, इसलिए आधार कितना आ गया मेरा, आधार मतलब ये ऊंचाई, ये इधर चला जाएगा और इसको यहाँ जो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a/2। तो ये मेरी जो ऊंचाई है ये आ गई 3a/2 और हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो त्रिभुज था इस त्रिभुज के मेरे को ये ऊंचाई पता हो गई, ये आधार पता हो गया और ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एक तो ऊपर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, आकृति का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नीचे अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 2a, ऊंचाई 3a/2
प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आधा 1/2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है इसकी त्रिज्या ए है तो गुणा ए स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया और ये अपना आ गया 3 ए स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/2 पाई ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर बटा 2 को आप कॉमन ले लो बाहर तो ये नीचे बच गया 3 प्लस पाई। यही अपना आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। जो पिछले प्रश्न की आकृति में बाह्य परिधि की माप याद करो। मतलब यही जो सवाल था इसमें बाह्य परिधि की माप अर्थात यहाँ से ये आपको पूरा ज्ञात करना था। अर्धवृत्त की जो परिधि यहाँ से यहाँ तक है वो तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि पूरी परिधि 2πr होती है तो ये πr हो जाएगी। और ये पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये a है और ये वाला जो है ये 3a/2 है। तो मैं जानता हूँ कि विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है। विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 3a/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 3×3 9a स्क्वायर बटे 4 बराबर 4 नीचे कर लो 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बराबर 9 और 4 13a स्क्वायर बटे 4। और विकर्ण कितना आ गया अपना √13a स्क्वायर बाई 4 या 13a स्क्वायर का a और 4 का 2। अब इसी आकृति पे आ जाता हूं और ये मेरा आ गया √13a/2। तो अब मेरी परिधि कितनी आ जाएगी यहां से यहां √13a/2 ये भी समान ही है प्लस √13a/2 प्लस अब ये अर्धवृत्त की परिधि जब पूरे वृत्त का 2πr है तो अर्धवृत्त की πr पाई और r a। तो ये मेरा आ गया √13a/2 प्लस √13a/2 हो गया √13/a प्लस पाई a और a कॉमन आ गया और ये आ गया √13 प्लस पाई। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल अपना है कि एक तार को माफ़ कीजिएगा एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये मेरा तार है और इसको मैंने वर्ग के क्षेत्र में मोड़ा और वर्ग पे मोड़ने से इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 बराबर भुजा का स्क्वायर या 121 का अंडर रूट बराबर भुजा और 121 का अंडर रूट हो गया 11 बराबर भुजा। अर्थात इसकी एक भुजा जो है वो 11 सेंटीमीटर की है। तो तार की टोटल लंबाई कितनी होगी। तार की लंबाई यानी वर्ग का परिमाप 4 × 11 बराबर 44 सेंटीमीटर। अब यदि इसी को वृत्त के रूप में बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम इसकी त्रिज्या निकालनी होगी और उसकी त्रिज्या निकालने के लिए ये जो तार की लंबाई है ये उस समय उसकी परिधि हो जाएगी क्योंकि पहले ये ऐसे बना रखा था अब उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तो जो परिधि है वो तो जो तार की लंबाई के बराबर ही रहेगी उतनी ही रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr और 2πr बराबर हो गया अपना 44 सेंटीमीटर तार की लंबाई। तो 2 × 22/7 × r बराबर 44 और r बराबर 44 × 7/2 × 22 22 × 44 7 सेंटीमीटर।
तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि 7 सेंटीमीटर वृत्त वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और वृत्त का क्षेत्रफल अब आपको अच्छे से इसका फार्मूला भी याद हो गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल लेते हैं। एक आयत ABCD का परिमाप क्या है यदि AD बराबर 3 और BD बराबर 5 मीटर है। 5 दी है। ये आयत ले लो ABCD। AD ये दे रखा है इसने 3, BD ये दे रखा है 5। देखिए ये फिर वही पाइथागोरस का सवाल हो गया जिसमें ये 90 डिग्री है और ये मेरा जो त्रिभुज है ABD त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में ये BD विकर्ण है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, BD स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपने को निकालना है और AD स्क्वायर 3 स्क्वायर दे रखा है। तो 5 5 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 3 9। इसका मतलब क्या हुआ, AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर 4, अर्थात ये 4 है। अब अपना सवाल था कि इसका ABCD का परिमाप क्या होगा। परिमाप ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14। या परिमाप के लिए हम सूत्र लगाएं तो 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और 2 लेंथ 4 सेंटीमीटर आई गई, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, प्लस बराबर 2 गुणा 4 प्लस 3 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब अगेन एक जो अपना सवाल है वो फील्ड बुक का सवाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फील्ड बुक के सवाल में आप आकृतियों को विभिन्न नाम दे दिया करो। जैसे ये मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो त्रिभुज हैं और एक माफ कीजिएगा समलंब चतुर्भुज है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले यहीं से निकाल लेते हैं। त्रिभुज 1 का एरिया 1/2 गुणा आधार यहाँ से यहाँ 8 गुणा 13, ये कट जाएगा 4 और ये आ गया 13 चौको 52। समलंब चतुर्भुज 2 का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज 2 का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग 13 प्लस 11 गुणा उनके बीच की दूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी अपने को देखनी है, और ये दूरी है, और ये अपने जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए, चूँकि यहाँ पर ये दूरी पूरी दे रखी है, तो ये दूरी कितनी दे रखी है पूरी, ये दे रखी है ऊपर ये 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 12 24 प्लस 6 और 5 11 बराबर 35 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस 35 सेंटीमीटर में से मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि ऊपर ये 10 और नीचे 8 18 ये इसमें शामिल नहीं है। तो 35 में से मैं 18 कम कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो गुणा इनके बीच की दूरी कितनी होगी 17, और 1/2 गुणा 13 प्लस 11 24 गुणा 17, ये 12 आ गया, और ये 12 सत्ती 84, 84 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20, 204। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज 3 का एरिया 1/2 आधार ये 3 दे रखा है और ये ऊंचाई 10 दे रखी है, ये 5 कट गया, 5 3 15। आगे
एरिया ऑफ त्रिभुज 4, त्रिभुज 4 का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार 8 गुणा ऊंचाई 12, तो 2 और 8, 2 4 8 और 12 चौक 48। एरिया ऑफ त्रिभुज 5 1/2, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 8 गुणा ऊंचाई 8, 2 से कट जाएगा 4 और 8 चौक 32। एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 1/2, आधार यहाँ से यहाँ तक 7 दे रखा है गुणा ऊंचाई 12, 2 6 की 12, 7 6 42 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 7 बराबर 1/2 गुणा आधार 6 गुणा 7, 3 और 7 21। इस तरह से मेरे जो ये 7 अलग अलग आकृतियाँ थी उनका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है। और इस कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे। इसलिए फील्ड बुक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फील्ड बुक का क्षेत्रफल, और अब इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने पर ही हमारा आ जाएगा 414। तरह से हमने देखा कि ये निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन काफ़ी लंबा सवाल हो गया है। तो इस तरह के सवालों में अगर आपके पास समय हो तभी परीक्षा में हल करें, और इस तरह के सवालों को लास्ट में हल करें या पहले हल ना करें इस तरह के सवालों को। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि पिछले प्रश्न में जो दी गई फील्ड बुक में त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें देखो बाकी सारी की सारी तो जो आकृतियां हैं वो त्रिभुजाकार ही हैं, केवल एक जो समलंब चतुर्भुज है ये अलग है। तो अगर मैं कुल क्षेत्रफल 414 में से ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो मेरे को त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये 4 में से 4 गया जब 0, 1 में से 0 गया 1 और 4 में से 2 गया जब 2, 210। और इस तरीके से हमने जो 2D आकृतियाँ थी उससे संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल की जो अवधारणाएं थी वो पढ़ी। उसके बाद हमने जो विविध प्रश्न हो सकते थे वो हल किए, और पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो थे उसके बाद में हमने हल किए। तो इसके साथ ही क्षेत्रफल से संबंधित हमारे जो प्रश्नावली थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम हल करेंगे जो 3D शेप्स होती हैं हमारी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों, अपने स्पेशल सेगमेंट बोनस क्वेश्चन में कल हमने सवाल पूछा था कि साधारण ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपये व 7 वर्ष में 1020 रुपये हो जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो ब्याज प्राप्त होता है वो हर वर्ष बराबर रहता है। इसलिए 2 वर्ष में 720 और 7 वर्ष में 1020 में जो अंतर पैदा हुआ है वो अपने को 5 वर्ष के ब्याज की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष और 7 वर्ष में कितना अंतर हो गया? 5 वर्ष का। तो इसका मतलब ये हुआ अपना कि 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है का साधारण ब्याज बराबर 1020 माइनस 720 और ये हो गया 300 रुपये। तो 1 वर्ष का अपने को ये आ गया 5 वर्ष का साधारण ब्याज। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज एक एक नियम से हम जानते ही हैं, 5 का भाग दे देंगे और ये आ जाएगा ₹60। अगले चरण में हम देखते हैं कि साधारण ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 720 हुआ है, तो हम अब निकालेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर ₹60 गुणा 2 बराबर ₹120। अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज से कोई धन 2 वर्ष में 720 हुआ है और उसका साधारण ब्याज 120 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा? मूलधन अपना मिश्र धन कितना था? 720, और इसमें से हम घटा देंगे 120, तो अपना आ जाएगा 600 रुपये।
दोस्तों अगर इसके साथ हमें ब्याज की दर भी याद करनी हो तो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं हम जानते हैं कि ब्याज की जो दर होती है अपनी वो बराबर होती है आर बराबर ब्याज की जो दर है ये सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम टी। इस केस में हम देखते हैं SI अपने को 120 रुपये मिला गुणा 100 बटे प्रिंसिपल अपना कितना है 600 रुपये है और टाइम 2 साल का था, ये अपना R हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 6 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12 20 हो जाएगा और 2 को 20 से काटेंगे 10 हो जाएगा बराबर 10%। दोस्तों अब हम लेते हैं आज का अपना बोनस क्वेश्चन और आज का अपना बोनस क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन 225 रुपये व 238 रुपये 50 पैसे हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। इस सवाल को आप हल करिए और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।